नमस्कार दोस्तों, मैं सम्राट अमर और आज का हमारा टॉपिक है विषमता की गहरे जाती जड़ें। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी सरकार के लक्ष्य तय करते हुए नवंबर में बॉल्टीमोर में अपनी सरकार के विकास के लिए 3 लक्ष्य रखे। वस्तुओं के दाम कम करना, यह सुनिश्चित करना कि आवश्यक वस्तुएं बाजार में प्रचुरता से उपलब्ध हों और अमेरिकी नागरिकों के लिए रोजगार वापस दिलाना। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस भाषण का पूरी दुनिया के बौद्धिक जगत में कई प्रकार से विश्लेषण हो रहा है। कुछ लोग उन्हें उनके समाजवाद के प्रति झुकाव के रूप में देख रहे हैं, तो वामपंथी बौद्धिक इसे पूंजीवाद की आम आदमी की तरफ केंद्रित होने की लाचारी के रूप में विश्लेषण कर रहे हैं। मगर गांधीवादी समाजवाद की दृष्टि से बाइडेन के भाषण को न समाजवाद की तरफ झुकाव माना जा सकता है और न ही पूंजीवाद की लाचारी, बल्कि इसे पूंजीवाद की अपनी सुरक्षा की रणनीति माना जा सकता है। यह स्थापित सत्य है कि पूंजीवाद गरीबों और कमजोरों की लाश पर पनपता है, पर उनके जीवन को लाश बनने तक की यात्रा के लिए तथा उन्हें जिंदा रखने के लिए वस्तुओं के दाम कम रखना, यानी उन्हें राज्य पोषित अनुदान के सहयोग से कम दरों पर उपलब्ध कराना या उनकी ज़रूरतों का एक हिस्सा उन्हें निःशुल्क देना जरूरी होता है। यह गरीब तबके को जिंदा रखने के साथ ही सरकारों को खुद को भी जिंदा रखने का प्रयास होता है। मध्य वर्ग को भी खुश और प्रलोभित करने के लिए बाजार की महंगाई कम करना, प्रचुरता से आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना जरूरी होता है। यहां तक कि जो बाइडेन ने अमेरिकी नौजवानों को रोजगार देने की जो नीति तय की है, वह अब अमेरिका की जरूरत बन गई है। अमेरिकी नौजवानों को रोजगार के लिए अब अमेरिका वैश्वीकरण से वापस लौटता और अमेरिकीवाद की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। यह भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि भारत के कई लाख नौजवान अमेरिका में बड़े पदों और बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर काम कर रहे हैं। यह नीति उनके लिए कभी भी खतरे की घंटी बन सकती है। 7 दिसंबर 2021 को दुनिया के 100 अर्थशास्त्रियों ने विश्व असमानता रिपोर्ट जारी की है। पिछले कुछ वर्षों से ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की ओर से ऐसे रपटों का नियमित वार्षिक प्रकाशन होता रहा है, जो दुनिया में बढ़ती हुई विषमता के तथ्य दुनिया के सामने रखती थी। पर अब इन अर्थशास्त्रियों को यह रपट अलग से क्यों जारी करनी पड़ी, इसकी पड़ताल भी होनी चाहिए। क्या इसके ऊपर कोई वैधानिक या आर्थिक अभाव कारण है या कोई और कारण है? बहरहाल 100 अर्थशास्त्रियों के रपट में भारत के संबंध में जो आंकड़े दिए गए हैं और जिनका कोई खंडन भारत सरकार ने अभी तक नहीं किया है, वे चौंकाने वाले हैं। इसके अनुसार भारत की 50% आबादी यानी 65 करोड़ लोगों की कमाई इस वर्ष 13% हो गई है। 13% कम हुई है। पिछले वर्ष यह बंदी के दौर में लगभग 3% कम हुई थी। देश की आधी आबादी के पास संपत्ति के नाम पर लगभग कुछ नहीं जैसा है। देश के सबसे नीचे की 50% आबादी के पास औसतन 66,230 रुपये प्रति व्यक्ति संपत्ति है, जो देश की कुल संपत्ति का मात्र 6% है। पर संपत्ति का आज क्या अर्थ है? इतनी रकम से तो एक कमरा भी नहीं बन सकता। हम सब जानते हैं कि औसत का आंकड़ा दिखने में कुछ और होता है, पर वास्तव में कुछ और होता है। जैसे हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और होते हैं। जब गरीब की संपत्ति का औसत निकाला जाता है तो उसमें अमीरों की संपत्ति भी शामिल होती है, जिनके पास लाखों करोड़ों की संपत्तियां हैं। और अमीरों की संपत्ति का औसत निकालते समय वे 50% गरीब भी शामिल होते हैं, जिनकी कहने की औसत संपत्ति 66,000 के आसपास है, पर वास्तव में वह 6,000 रुपये की भी नहीं होती। यानी देश में संपूर्ण आबादी का मिला जुला औसत निकालने से अमीर की संपत्ति कम और गरीब की संपत्ति ज्यादा आंकी जाती है।
देश के मध्य वर्ग, जिसकी आबादी लगभग 20 करोड़ बताई जाती है, के पास औसतन 7,29,000 प्रति व्यक्ति की संपत्ति है, जो देश की कुल संपत्ति का मात्र 39.5% है। यानी देश की कुल 100 करोड़ आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का मात्र 35% है, और बकाया 65% सब अमीरों के पास है, जो देश के शीर्ष संपत्तिवान हैं। उन 13 करोड़ लोगों के पास औसतन 63,54,000 रुपये प्रति व्यक्ति संपत्ति है, और देश के 1% पूंजीपतियों के पास औसतन 3,24,49,000 रुपये की औसत प्रति व्यक्ति संपत्ति है, जो देश की कुल संपत्ति का 33% है। ऐसी ही स्थिति आमदनी की विषमता की है। देश में वयस्कों की औसत आय 2 लाख रुपए है, जबकि 50% वयस्कों की आय मात्र 53,000 रुपये सालाना, यानी 4,500 प्रति माह है। यह भारत की विषमता की तस्वीर है, पर पूंजीवादी दुनिया और प्रचार तंत्र विषमता को मिटाने की यह समता की चर्चा से बचाना चाहता है, क्योंकि वह जानता है कि समता की चर्चा उसके लिए काल बन सकती है। देश में पिछले 2 वर्षों में रोजगार तेजी से घटे हैं, जबकि भारत सरकार अर्थव्यवस्था के विकास का दावा कर रही है। सरकार पक्ष का कहना है कि हमने न केवल महामारी के दौर को पार किया है, बल्कि महामारी के पहले देश में आर्थिक विकास की दर 7.1% थी। अब उसे पार कर विकास की वृद्धि दर 8.4% हो गई है। अब एक तरफ आर्थिक वृद्धि की दर 1.5% ज़्यादा बताई जा रही है, और दूसरी तरफ रोजगार कम हो रहे हैं। इस रहस्य को समझना होगा। अनेक वैश्विक संस्थाओं के आकलन के अनुसार पिछले 2 वर्षों में 12 करोड़ से अधिक रोजगार घटे हैं, और 2025 के आते आते लगभग इतने ही रोजगार और कम होंगे, यानी 25 करोड़ लोग नए बेरोजगार हो गए। यह कैसा विकास है कि अर्थव्यवस्था उछाल मार रही है और बेरोजगारी छलांग मार रही है। सरकारी आंकड़ों की धोखेबाजी इसी से समझ में आ जाती है कि सरकार के मुताबिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पिछले लंबे समय से 4-5% पर स्थिर बना हुआ है, और थोक मूल्य सूचकांक 12% को पार कर गया है। अगर थोक मूल्य बढ़ेंगे तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अपने आप बढ़ना चाहिए। दरअसल यह सरकारी पक्ष का तितरफा षड्यंत्र है। पिछले 2 वर्षों में भारत सरकार ने लगभग 8 लाख करोड़ रुपए केवल डीजल पेट्रोल के दामों के कर में वृद्धि कर कमाए हैं। गैस सिलेंडर आदि के दामों की वृद्धि तो अलग है। एक तरफ सरकार को डिजिटलाइजेशन का कार्यक्रम, और दूसरी तरफ रिलायंस और अन्य मोबाइल कंपनियों द्वारा एकदम बढ़ाए गए इंटरनेट की दरों की सुरभिसंधि को समझना होगा। अब जब शिक्षा को लेकर अन्य हर काम ऑनलाइन और डिजिटलाइज होना है, तब एक मुफ्त 100 से लेकर 200 रुपए तक का मासिक इंटरनेट शुल्क बढ़ा दिया है। अकेले इसी नवंबर माह में लगभग 40,000 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं की जेब से इंटरनेट के मालिक लोगों ने निकाल ली। पूंजीवाद और सत्ता आज के दौर में एक सिक्के के 2 पहलू बन गए हैं। अब आवश्यकता पूंजीवाद को आम आदमी केंद्रित बनाने की नहीं, बल्कि विषमता को मिटाकर समता का समाज बनाने की है। धन्यवाद।